हेलो, नमस्ते। वर्षा गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। और जो हमारा चला हुआ है क्लास 11th पे चैप्टर 16 किसके बारे में है? एक्सक्रीशन के बारे में है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स के बारे में है। तो उसमें जो ह्यूमन किडनी स्ट्रक्चर हम जो पढ़ रहे थे उसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया है, जो जो उसके पार्ट्स हैं। जैसे कि अगर मैं इसी डायग्राम में आप लोगों को सारा बताऊं तो हमने जान लिया एफरेंट एट्रियोल के बारे में, कैसे एक ग्लोमेरुलस रिंग बनी हुई है यहाँ पे, इसके बाहर की तरफ एक कप शेप बॉमन कैप्सूल है। इसके बाद यहाँ से हैनले लूप चलती है, उससे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये आगे फर्दर लूप ऑफ हैनले में जो यू शेप की हेयर पिन एक स्ट्रक्चर है वो है लूप ऑफ हैनले। फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ बन जाती है, इधर ये हो जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद सारा का सारा यूरिन इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है और इसके बाद ये इधर से ही वापस वही यूरेटर, देन आफ्टर इट यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से यूरिन जो है पास हो जाता है। अब इन सारे लूप्स का काम हमने देख लिया था, किसका क्या काम है, और असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्स देख ली थी। ये सब कनेक्ट है एफरेंट एट्रियोल से। जो इफरेंट एट्रियोल है इसका क्या होता है आगे चल के? अब देखो आगे जैसे ही इफरेंट एट्रियोल है ये आगे आएगा तो यहाँ पे भी एक लूप होगी, लूप ऑफ हैनले के साथ साथ जो चलेगी वो होगी एक और लूप जो इफरेंट एट्रियोल के साथ जुड़ी होगी, जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। ये बिल्कुल पैरेलल होगी किसके साथ? लूप ऑफ हैनले के साथ। और इसका काम क्या है वो हम आगे जब फंक्शन पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का वहाँ पे जानते हैं वासा रेक्टा का भी काम क्या है। क्योंकि वासा रेक्टा और जो लूप ऑफ हैनले है वो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट काम करती हैं। ऑपोजिट काम करेंगी तो उन्हीं से एक मैकेनिज्म आएगा जिसको बोलेंगे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म। मतलब अगर इसमें जैसे लूप ऑफ हैनले के अंदर क्या है, ये जैसे यहाँ पे इसकी ये डिसेंडिंग लिम्ब है तो इसका मतलब यहीं पे जो इसकी साइड बाय साइड इसकी पैरेलल में जो वासा रेक्टा होगा तो उसकी वहाँ पे असेंडिंग लिम्ब होगी। अब यहाँ पे लूप ऑफ हैनले की असेंडिंग लिम्ब है तो इसका मतलब वासा रेक्टा की यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब होगी। और जो काम यहाँ पे एब्जॉर्ब करने का मीन्स जो लूप ऑफ हैनले का काम इधर वाटर एब्जॉर्ब करने का होगा डिसेंडिंग लिम्ब में, और यहाँ पे क्या चीज़ एब्जॉर्ब करेगा असेंडिंग लिम्ब में, लूप ऑफ हैनले में आयंस, यहाँ पे आयंस। तो इसका जस्ट अपोजिट होगा वासा रेक्टा के अंदर, कि यहाँ पर इसके असेंडिंग लिम्ब में वासा रेक्टा के इट मीन्स यहाँ पे आयंस होंगे और यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या होगा? वाटर होगा। तो इस तरह से अपोजिट एक दूसरे का काम करेगा। और वासा रेक्टा और लूप ऑफ हैनले ये क्या करेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेंगे, ये आयंस का वाटर का बैलेंस बना के रखेंगे। वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बने और वही फिर पास हो और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस जो है आयंस और वाटर का ना हो। तो इसके लिए एक दूसरे के साथ ये काम करती हैं। तो हम पूरा मैकेनिज्म आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वहाँ जानते हैं। अब देखो इससे पहले वाले जो स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा था कि किडनी के अंदर ना फर्दर हमने देखा था कि हाइलम होता है एक रेनाल पेल्विस के अंदर, और एक फिर ये फनल शेप का पेल्विस है, आगे इधर हाइलम है, इधर कैलिक्स है, कैलिक्स भी आगे फर्दर डिवाइडेड इनटू मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स, ओके। फिर ये आगे आ जाती है मेडुला और उसके बाद कॉर्टेक्स वगैरह। और यहाँ पे देखो ये जितने भी पिरामिड्स दिख रहे हैं मेडुलरी पिरामिड्स, इनके अंदर हैं मिलियंस ऑफ, एक किडनी के अंदर एक किडनी में कितने हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। और यही नेफ्रॉन जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं इन्हीं का काम क्या है? यूनिट्स ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करना, यूनिट्स ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करना। और इन्हीं से भी क्या होगा, कुछ ml के अंदर जो यूरिन बनेगा वही कहाँ आएगा? फिर इस कैलिक्स के पास आएगा। और ऐसे करते करते रेनाल पेल्विस, यूरेटर एंड देन उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू पास ऑन हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर वो बॉडी से पास हो जाएगा। जितना उसके अंदर आयंस और जितना ग्लूकोज और अदर टाइप ऑफ मिनरल्स होंगे उनको वापस से रीअब्जॉर्ब करा के और फिल्ट्रेट जो बचेगा उसको बॉडी से बाहर निकालने का मैकेनिज्म होगा। तो नेफ्रॉन ही क्या करता है? नेफ्रॉन ही क्या है? वो एक फंक्शनल यूनिट है जो क्या करती है? यूरिन फॉर्मेशन करती है। तो अब हमें उस यूरिन फॉर्मेशन के बारे में ही पढ़ना है अपने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन देखो यहाँ पे 3 स्टेप में होता है। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट तो क्या होगा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो होगा, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। कि अगर यूरिन के अंदर कुछ असेंशियल या फिर कुछ नेसेसरी मिनरल्स अगर आ गए हैं तो उनको वापस ब्लड के अंदर भेजना, यूरिन से वापस ब्लड स्ट्रीम में भेजना,
ठीक है, क्योंकि उनका लॉस बॉडी से नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेस्ट बॉडी से बाहर जाना चाहिए थ्रू किडनी फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे होगा ये फिल्ट्रेट तैयार होगा। ओके, फिल्ट्रेट तैयार होगा। फिल्ट्रेट आगे जाके क्या होगा, फिल्ट्रेट में जो अगर कुछ मिनरल्स हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बताया वो वापस से रीअब्जॉर्ब कर ले जाएंगे। ओके, उसके बाद फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। जो DCT PCT जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ना, इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या होगा, सिक्रीशन होगा। वो कैसे होगा वो हम आगे फर्दर मैकेनिज्म में जानेंगे। अभी के लिए 3 स्टेप याद रखने हैं, एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, देन रीअब्जॉर्प्शन एंड आफ्टर इट ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की ही बात करते हैं अपने कि कैसे क्या होगा। आई होप आप लोगों के सामने अपना स्ट्रक्चर विजुअलाइज होना चाहिए, जैसे जैसे मैं इन स्टेप्स को बता रही हूँ। नहीं विजुअलाइज है तो सामने उसको रखो, अपने बुक से रखो या फिर अपने नोट्स वाला रखो, ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैं बात कर रही हूँ फिलहाल यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हम जानते हैं ऐसे ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स थी और इसके बाहर ये इसके बाहर क्या है, कप शेप क्या था, बॉमन कैप्सूल। और इफरेंट और एफरेंट, इसमें एफरेंट और इफरेंट दोनों के दोनों एट्रियोल आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ था। तो इसी की बात हम करें कि यहाँ पे इन वीन्स में क्या होगा, तो इनमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। और कैसे होगा आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस। तो फिल्ट्रेशन ब्लड का कहाँ होगा, ध्यान से देखना, यूरिन नहीं है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैरीड आउट बाय फर्स्ट पार्ट जो है हमारी किडनी का वो है ग्लोमेरुलर। तो ग्लोमेरुलस के थ्रू ये हो जाएगा। एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस, दोनों लाइन रिपीट हो रही है, एक ही लाइन ध्यान रखना, एक को कट कर सकते हो। और जो वॉल्यूम है ब्लड का वो होगा 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय पर मिनट। और जो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसमें कितना 1 मिनट में ब्लड जो है फिल्टर हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है, 1100 से 1200 ml। ये फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये रेंज दी जाती है। और 1/5 इसका रेशो होता है, जितना ml ऑफ ब्लड है वो 1/5 ऑफ है ये जो क्या होता है ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, जो फिल्टर होता है। तो ये पूरे ब्लड का कौन से वहाँ हिस्सा है, 1/5। ओके, तो इस फैक्चुअल पॉइंट को याद रखना। और इक्वेट्स, इसने बोला ना कि किसके इक्वल है ये, इक्वेट्स टू रफली 1/5 ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन अ मिनट। वही टाइम सेम रहेगा कि जितना वेंट्रिकल हार्ट की जो है 1 मिनट में पंप करती है ब्लड, उस ब्लड का ये वॉल्यूम है जो फिल्टर होता है 1 मिनट में ही, कितना है, 1/5वां हिस्सा। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये फैक्चुअल चीज़ याद रखना। अब चलो आगे कि फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन भी देखो 3 लेयर में होता है। अब ये 3 लेयर की बात इसने जो की है, इसका मतलब पता क्या है कि देखो ये ग्लोमेरुलस की एफरेंट इफरेंट ये सारा जो जाल है उसका है, एफरेंट है यहाँ से, ये इफरेंट एट्रियोल है, और बाहर की तरफ ये क्या है, एक कैप्सूल बना हुआ है जिसको हम बॉमन कैप्सूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस ग्लोमेरुल में कलर चेंज करती हूँ जिससे आपको पता लगेगा। ओके, तो ये जो ग्लोमेरुलर है ये इस एक तो इधर एक लेयर होगी और एक ये बॉमन कैप्सूल की ये लेयर होगी। ठीक है, एक इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक लेयर होगी ऐसे। तो ये जो फिल्ट्रेशन जो होता है, जब इसको पास होना होता है तो इसको ये तीनों लेयर पार करके कहाँ आना होता है, बॉमन कैप्सूल के अंदर आना होता है। ओके, तो अब जानते हैं इसके बारे में, मैंने आप लोगों को दिखा दिया और बता दिया इन 3 लेयर्स के बारे में। तो तीनों लेयर का नाम है, जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल पे जो जिसको पार करके फिल्ट्रेट जो आगे आता है वो होती है उसकी एंडोथीलियम लेयर। फिर होती है बॉमन्स कैप्सूल, जहाँ तक उसको ट्रैवल करना है, जिस पार्ट पे जाना है, तो वहाँ पे होती है उसकी एपिथीलियम लेयर। और इन दोनों के बीच में होती है, इन दोनों लेयर के बीच में होती है, बिटवीन क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन तीनों को मेम्ब्रेन को इसको पार करके जाना होता है। और वो पार कैसे हो जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल्स होती हैं, वो परमिट कराती है कि ये फिल्ट्रेट क्या हो सके, इन तीनों लेयर को पार करके ग्लोमेरुलस से लेके कहाँ तक पहुँच जाए, बॉमन कैप्सूल तक ट्रैवल कर जाए। तो ठीक है, तो 3 लेयर के अंदर ये क्या होता है, 3 लेयर के अंदर फिल्ट्रेट जो है वो फिल्टर होता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म को कि कैसे उन तीनों लेयर से पास होता है। तो जो बॉमन्स कैप्सूल की जो एपिथेलियल सेल होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं पोडोसाइट्स। उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट्स के पास क्या होते हैं, पोर्स। अब पोर्स हैं तो जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है कि पोर्स हैं तो इजीली वहाँ से क्या हो जाएगा,
ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट है ये याद रखना है पॉइंट के बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियल सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये पोडोसाइट्स विच हैज़ पोर्स, और जो पोर्स होंगे उन्हीं से क्या होगा, फिल्ट्रेट जो है वो पास होगा, और जो फिल्ट्रेट यहाँ से पास होगा जिसके थ्रू होगा, इन पोर्स का स्पेसिफिकली नाम भी क्या है, उनको बोलते हैं स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ऐसे हम कैसे भी करके याद कर सकते हैं, एक ही बात है, तो इनको बोलते हैं स्लिट पोर्स। ठीक है, उनसे क्या करके, उनसे ट्रैवल करके फिल्ट्रेशन पार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि दे आर अरेंज्ड, जो ये जिनकी बात हम कर रहे हैं, दे आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर लिविंग माइन्यूट स्पेस, और इस तरीके से अरेंज होते हैं कि अपने बीच में बहुत थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखते हैं ये पोडोसाइट्स। एंड दीज स्पेसिस, अब जो जिन स्पेस की, जिस माइन्यूट स्पेस की बात की गई है उसका नाम भी है जो मैंने आप लोगों को बताया फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर्स। ठीक है, तो ये इनका नाम है जो मिनिमल स्पेस इनके बीच में होता है। आगे बढ़े तो ब्लड इज फिल्टर्ड एक्सट्रीमली फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन, तो एक्सट्रीम फाइन ब्लड जो है यहाँ से फिल्टर होता है जस्ट बिकॉज दीज पोडोसाइट्स प्रेजेंट ऑन दी एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। आगे बढ़े तो रिजल्ट क्या होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, तो क्या होगा कि फाइन यहाँ से ब्लड की फिल्ट्रेशन हो गई है, तो ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल एक्सेप्ट द प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स के हैं थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है एज कम्पेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, तो उसी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन्स को छोड़कर प्लाज्मा के दूसरे अदर जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑल इसमें से पास हो जाएंगे। ये इसका रिजल्ट होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। सिर्फ किसको नहीं कौन नहीं पार कर पाएगा, प्रोटीन। ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको याद रखना कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या पार नहीं कर पाते, क्या पास नहीं हो पाते, वो हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन वो हिस्सा किसका है, प्लाज्मा का। ब्लड में भी याद रखना कि ब्लड में भी किसकी बात हो रही है, ब्लड के भी प्लाज्मा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी की पॉइंट्स बनने थे वो भी हो गए हैं, और एक एक लाइन जो एनसीईआरटी के वो भी कवर हो गई है। अब चलते हैं हम अपने अगली चीज़ पर कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। अब देखो रेट क्यों आया यहाँ पे, रेट का जिक्र क्यों आया है, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड पर मिनट। ठीक है, तो पर मिनट। अब रेट कब कैसे डिसाइड किया जाता है, किसी भी चीज़ की वॉल्यूम कितने टाइम में, किसकी वॉल्यूम कितनी है एट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो वही है कि इसी पॉइंट से निकल के अगला जो हमारी हेडिंग बनती है वो आती है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट क्या है और रेगुलेशन उसका। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या बनती है इस रेट की कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, कि जितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बनना है किडनी के द्वारा वो 1 मिनट में कितना बनता है, तो वो वॉल्यूम जाननी है। इसी वजह से इसका जो नाम है वो होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। और वैल्यू देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कितना है वो 125 ml पर मिनट, या फिर हम कह सकते हैं 180 लीटर पर डे। 1 मिनट में तो 125 ml और एक दिन में वो 180 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो ये आंकड़ा, ये फैक्चुअल पॉइंट भी हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसके मैकेनिज्म की, JGA जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस मैकेनिज्म, ये क्या है। तो ये जो है जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक सेंसिटिव रीजन है जो बनता है किससे, सेलुलर मॉडिफिकेशंस इन दी DCT। याद रखना कि सेल्स की जो मॉडिफिकेशन होती है वो भी किस में, कौन से ट्यूब्यूल में, DCT ट्यूब्यूल किसके बारे में था, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। उसके अंदर जब सेल्स का कुछ मॉडिफिकेशन होगा तब वहाँ से एक रीजन जो कि सेंसिटिव होगा वो तैयार होगा जिसका नाम है JGA। तो ये एपरेटस ऐसे बनता है। एंड एफरेंट एट्रियोल एट देयर कॉन्टैक्ट लोकेशन, और किससे कनेक्ट होता है ये, कहाँ, एफरेंट से, ए याद रखना, एफरेंट से। अब इसका देख लेते हैं कैसे आगे काम है के फॉल इन GFR, वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तो जैसे इसके रेट में कमी आएगी, ये रेट इसका गिरेगा, कम होगा, तो वैसे वैसे ही ये जो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये एक्टिवेट हो गए तो उन्होंने क्या रिलीज़ कर दिया, तो उन्होंने रेनिन को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, इन्होंने रेनिन को रिलीज़ किया तो उससे क्या स्टिमुलेट हो गया, उससे ग्लोमेरुलर ब्लड का फ्लो, वो क्या हो गया, उसके अंदर ब्लड का फ्लो स्टिमुलेट हो गया।
उस स्टिमुलेशन ने क्या किया कि उसने इस रेट को दोबारा से नॉर्मल कर दिया। जो रेट यहाँ पे शुरुआत इनिशियल स्टेप में गिर रहा था वो इस फाइनल स्टेप तक आते आते नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। इसी वजह से इस जो सेल्स की मॉडिफिकेशन होके इस एपरेटस के बनने का काम है, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको इस रेट को वापस से इसके नॉर्मल उस पर लाना है। वो जो 180 लीटर पर डे जिसका रेट है वो बनता है, क्योंकि वो नहीं गिरना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये पूरा स्टेप 1 का काम था। तो इसके बाद स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद हम बढ़ते हैं स्टेप 2 पे। फिल्ट्रेशन का काम हो गया पूरा, कि जैसे रेट गिरेगा तो रेट कैसे वापस से स्टिमुलेट होकर ब्लड फ्लो को बढ़ा के नॉर्मल आएगा, ये भी हमने जान लिया। अब आते हैं स्टेप 2 पे, जो है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। अब देखो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन में क्या है कि वॉल्यूम को कंपेयर करके दिखाया गया। मतलब जो 180 लीटर फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट का 180 लीटर है जो, वो बना एक दिन में, वर्सेस कि यहाँ पे 1.5 लीटर ऑफ यूरिन रिलीज्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि 180 लीटर फिल्ट्रेट में से जो अगर हम बात करें कि पूरे दिन का यूरिन कितना होता है, एक हेल्दी पर्सन का होता है 1.5 लीटर। कई बार 180 लीटर को ना ये सोच लेते हैं स्टूडेंट्स कि यूरिन फॉर्मेशन की बात हो रही है पूरे बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं है। यूरिन फॉर्मेशन तो 1.5 लीटर है। तो इस पॉइंट को भी कंफ्यूज नहीं करना उस पॉइंट के साथ जो हमने ऊपर देखा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। ठीक है, तो ये यहाँ पे वॉल्यूम कंपेयर करके दिखाया गया, इतना सारा फिल्ट्रेट होता है और उसमें से यूरिन बनता है। ये क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 1.5 लीटर यूरिन बनने के लिए इसको कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़नी होनी चाहिए। वो हाईली कॉन्सेंट्रेट होता है यूरिन। क्यों? क्योंकि उसमें से जो वाटर है, जो उसके अंदर फर्दर अदर जो सोडियम या अदर टाइप ऑफ आयंस हैं, ये वापस से, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, वो वापस से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब, जिसको बोल रहे हैं हम रीएब्जॉर्प्शन, उसके थ्रू हो जाते हैं। क्योंकि इतना सारा लॉस बॉडी से होना नहीं चाहिए मिनरल्स, आयंस और किसका, वाटर का। तो इसी वजह से वाटर जो वापस से क्या अंदर बॉडी के अंदर चला जाता है, तो यूरिन की जो मात्रा है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रह जाती है। इसी वजह से इसके कंपेयर में इतना ही यूरिन बनता है, जो कि ज़रूरी है। क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो वाटर लॉस भी तो बॉडी से हो जाएगा, जो कि आगे फर्दर क्या करेगा, कोई ना कोई बीमारी का कारण बनेगा। तो इस बात का क्या होगा कि कंक्लूजन क्या निकला इस वॉल्यूम कंपैरिजन से, कि नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब एंड बाय द रिनाल ट्यूब्यूल्स। जितने रिनाल ट्यूब्यूल्स की हम जो बात कर रहे हैं, डीसीटी हो, पीसीटी हो, लूप ऑफ हैनले हो, इन सब के थ्रू क्या हो जाता है कि 99%, मतलब सारा का सारा जो हिस्सा है फिल्ट्रेट का, यहाँ पे ध्यान रखना फिल्ट्रेट की बात हो रही है, यहाँ पे यूरिन की बात नहीं हो रही है। तो फिल्ट्रेट तो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत कुछ है, जिसमें आप लोगों को बताया आयंस है, वाटर है और यूरिन भी है। लेकिन फिल्ट्रेट की इतनी सारी मात्रा में क्या होगा कि थोड़ा सा ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। इसीलिए याद रखना कि 99% फिल्ट्रेट होगा, जो कि बॉडी में वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। और सिर्फ 1% जिसमें से 1.5 लीटर बनता है यूरिन, वो बॉडी को क्या करेगा, छोड़कर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और ये सब जो हो रहा है कि डन, ये सब किससे होगा, रीअब्जॉर्प्शन डन बाय ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट। और जो अलग अलग सेगमेंट्स में जितने भी ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं, ये सब करेंगे वो। तो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होंगे रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है कि बॉडी वापस से उस फिल्ट्रेट में जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, उनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर रही है। तो उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे, एक्टिव में ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड्स आ गए, सोडियम आयंस आ गए, ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और पैसिवली देखते हैं, नाइट्रोजिनस जितने भी वेस्ट होते हैं आर अब्जॉर्ब्ड पैसिवली। ये कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, पैसिवली एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और नाइट्रोजिनस वेस्ट हम लोगों ने शुरुआती चैप्टर में ही पढ़े थे, हम जानते हैं किस किस फॉर्म में होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। यूरिन की फॉर्मेशन में भी होता है, यूरिन की फॉर्म में भी होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में भी होता है और अमोनिया की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, and reabsorption of water also occurs passively in initial segment। ये पॉइंट यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइम पे हम जान लेते हैं, इतना तो जान लेते हैं कि जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है और सोडियम है, भाई ये एक्टिवली बॉडी क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और पैसिवली काम आता है सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट। पर यहाँ वाटर एक ऐसी कंडीशन में है कि देखो पैसिवली तो वो बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन इनिशियल सेगमेंट्स में, मतलब शुरुआती जो स्टेप्स हैं इस पूरे मैकेनिज्म के, उसमें। तो इस लाइन को अच्छे से याद रखना,
ठीक है, इस वाली लाइन को, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आर ऑल्सो अकर पैसिवली बट इन अ इनिशियल स्टेज, तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं थर्ड स्टेप, सिक्रीशन वाले स्टेप पे, ट्यूबुलर सिक्रीशन जिसका पूरा नाम है। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस इनटू द फिल्ट्रेट। मतलब यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये स्टेप आ गया उस चीज़ के नज़दीक जहाँ पे यूरिन बनना है, तो यूरिन बनने के टाइम पे ट्यूबुलर सेल्स, जितने भी ट्यूबुलर के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस, किसमें, फिल्ट्रेट के अंदर। ठीक है, तो फिल्ट्रेट में कुछ एडिशन करने का काम, सिक्रीशन करने का काम किसका है, ट्यूबुलर सिक्रीशन वाले स्टेप में आता है कि फिल्ट्रेट के अंदर कुछ सब्सटेंसेस ऐड किए हुए या फिर सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, को किसके द्वारा किए जाते हैं, ट्यूबुलर सेल्स के थ्रू किए जाते हैं। ओके, सिक्रेटेड सब्सटेंसेस यहाँ देख लेते हैं हम क्या। अब इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले सब्सटेंस के अंदर हमें कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना है कि सिक्रेटेड सब्सटेंसेस कौन से हैं जो फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट कर दिए जाते हैं, वो है H आयंस, पोटेशियम आयंस और अमोनिया। याद रखना है H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और एक NH3 मतलब अमोनिया। तो ये तीनों सिक्रीशन वाले सब्सटेंसेस हैं, याद रखना। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वो हमारे जो हैं, और सोडियम आयंस वो किस में है, वो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सब्सटेंसेस हैं जो कि रीएब्जॉर्प्शन में होते हैं, रीएब्जॉर्ब। ओके, अब देखो ये जो रीएब्जॉर्प्शन, जो लास्ट का सिक्रीशन है, अब इसने बोला कि ये सिक्रीशन इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है सिक्रीशन होना क्योंकि ये हेल्प करता है मेंटेन करने में आयंस और एसिड बेस बैलेंस को बॉडी फ्लूइड्स के। तो बैलेंस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता है आपस में, मतलब जो ये काम करेगा इसका अपोजिट काम रहेगा वासा रेक्टा का। मतलब इससे क्या होगा कि बैलेंसिंग बनेगी कि कहीं पे ये अगर लूप ऑफ हेनले जो वाटर के साथ कर रही है और आयंस के साथ कर रही है, वही इसकी डिसेंडिंग असेंडिंग लिंब, वही इसकी डिसेंडिंग असेंडिंग लिंब करेगी वाटर और आयंस के साथ, बट इन अपोजिट वे। तो इनसे क्या हो जाएगा, इनसे ना बैलेंस आउट हो जाएगा पूरा का पूरा किडनी मैकेनिज्म। तो उसी के लिए बताया गया है कि ये जो स्टेप्स हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हैं ताकि बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस बना रहे, आयंस का बैलेंस बना रहे। ऐसा भी ना हो कि एक्सेस यूरिन के साथ बहुत सारे आयंस निकल गए बॉडी से, या फिर क्या हो गया कि इतने सारे आयंस के साथ साथ बॉडी के अंदर वेस्ट भी मूव कर रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। वो बैलेंस बना कर रखने के लिए सिक्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था इसके बारे में। अब जो हम बात कर रहे हैं ट्यूब्यूल्स की, जितने भी हम ट्यूबुलर सेल्स ये सब बात कर रहे थे, उन ट्यूब्यूल्स में से हम एक एक ट्यूब्यूल्स का काम देख लेते हैं कि पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम क्या है, फिर आता है एक डीसीटी, एक हेनलेस लूप, इसका क्या काम आता है, फिर लास्ट में ये वाला कलेक्टिंग डक्ट से पहले डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनका काम क्या है। ठीक है, फिर लास्ट में हम इस पूरे के पूरे ट्यूब्यूल एक्सचेंज मैप को एक साथ देख लेंगे जिसमें क्या इन हो रहा है और क्या आउट हो रहा है, मीन्स क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है और क्या सिक्रीट हो रहा है फिल्ट्रेट के अंदर। वो लास्ट में पूरा कंपाइलेशन दिखाया गया है, यहाँ पे इसको हम देख लेंगे ताकि हमें कौन कौन से आयंस कहाँ किस में आते हैं वो हमें पता लग जाए। मतलब वही जो हमने पढ़ा है बस उसी को देखना है, जस्ट इस फ्लो चार्ट, इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो एक बार हम जान लेते हैं इन तीनों लूप्स और ट्यूब्यूल्स के काम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। ठीक है, तो इसकी लाइनिंग देखते हैं कि सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। मतलब कैसी है ब्रश, इसके अंदर देखो इसकी एपिथेलियल लेयर के ऊपर ऐसे 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 ब्रश प्रेजेंट है। अब देखो ब्रश हैं इसकी अगर ट्यूब्यूल्स के अंदर इसके बॉर्डर्स पे, इट मीन्स, और वो भी कैसे हैं, क्यूबोइडल हैं। तो इनका काम क्या है कि ये क्या कर रहा होगा, ओबियस है, हम जानते हैं जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है तो विलाई भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। तो उनका काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। किसका काम है, क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। तो बस वही यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो ब्रश बॉर्डर ब्रश हैं ये काम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया ही बढ़ा रहे हैं, जो कि नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। जितना सरफेस मिलेगा फिल्ट्रेट को मूव होने के लिए उतना ही ज़्यादा क्या हो सकता है, उस फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, फिर उसका सिक्रेशन हो सकता है ईजीली। तो पर्पज़ क्या है इस बॉर्डर ब्रश का, क्या है, वही देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पर्पज़ है इसका इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, ताकि रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए उन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस का क्या मिल सके, एक काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया मिल सके, सरफेस एरिया मिल सके, ताकि इजी ये काम हो पाए। ओके, और ये पर्पस 2 बार रिपीट है, एक स्टेप को याद रख लेना। नाउ रीअब्जॉर्ब्स, क्योंकि इस
पीसीटी के अंदर जो है काम क्या है, रीअब्जॉर्प्शन का ही तो काम है। तो नियरली वही लाइन है जो पहले भी पढ़ चुके हैं कि सारे के सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, तो यहाँ पे क्या क्या ऑब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स यहीं पे हो रहे हैं। 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि बॉडी से अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है तो बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट और थोड़ी सी लूज और कमज़ोर हो जाती है, वो होना सही नहीं है बॉडी के लिए। तो इसी वजह से रीअब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या क्या, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और सिक्रीट्स इनटू फिल्ट्रेट, और क्या होगा फिर, सिक्रीट इनटू फिल्ट्रेट क्या क्या, हाइड्रोजन आयंस जो हम पढ़ चुके हैं, अमोनिया, पोटेशियम आयंस, और उससे क्या होगा, पीएच मेंटेन रहेगा, आयनिक बैलेंस बना रहेगा। और एब्जॉर्ब्स फ्रॉम फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट से क्या लेगा, वो लेगा HCO3 कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सिक्रीट फिल्ट्रेट में क्या करेगा, ये ट्यूब्यूल जो है सिक्रीट फिल्ट्रेट के अंदर क्या करेगा, H आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयंस, जिससे क्या मेंटेन होगा, पीएच और आयनिक बैलेंस, ओके। और एब्जॉर्ब फिल्ट्रेट से क्या कर लेगा, बाइकार्बोनेट्स, क्या कर लेगा, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट्स जो कर रहा है यहाँ से रीअब्जॉर्ब, इसका मतलब वापस कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमें पता है कि ब्लड के अंदर जो हमने पढ़ा था, प्लाज्मा के अंदर भी पर्टिकुलर एक कार्बोक्सिलेज टाइप ऑफ एंजाइम होता है जहाँ पे इस बाइकार्बोनेट का फंक्शन शुरू होता है, तो इसलिए चाहिए होता है। और इसीलिए चाहिए होता है कि हमें अपने पुराने चैप्टर में हमने क्या कर लिया ये पता हो। तो जब हमने ब्लड का चैप्टर किया था, जब हमने उसमें प्लाज्मा में पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने बाइकार्बोनेट का काम जाना था, समझा था, उस एंजाइम का काम जाना था जो प्लाज्मा में प्रेजेंट था, जहाँ पे रोल आता है इस कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का, ओके। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में है, पर याद रखना इन स्टेप्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि फिल्ट्रेट के अंदर क्या सिक्रीट किया जाता है और फिल्ट्रेट से क्या एब्जॉर्ब किया जाता है, इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ओके। चलो जी, अब बात करते हैं हेनले लूप्स की फंक्शन की। ये क्या करता है, अब हेनले लूप का रोल देख लेते हैं और इसकी असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब्स क्या रोल प्ले करती हैं वो जानते हैं। तो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन इन असेंडिंग लिम्ब, ये पॉइंट याद रखना कि इसकी एक लिम्ब होती है ऐसे जो नीचे की तरफ आती है, जिसको बोलते हैं, जो नीचे की तरफ आती है घटते क्रम, जैसे हम पढ़ते थे ना डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर ये होता है ये ऐसे यू शेप की, ये जो होती है ऐसे होती है, ये इसका असेंडिंग, ये इसका असेंडिंग लिम्ब है और ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन कौन सी लिम्ब में होगा, इसकी इधर, यस, असेंडिंग लिम्ब में, ओके। एंड सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटेस्टिनल फ्लूइड। अब देखो नाम आया क्या, मेडुलरी। अभी मेडुलरी कहाँ है, हमने कहाँ देखा था, कहाँ जाना था, जब हम चैप्टर के शुरू में किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो हमने देखा था ना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेडुलरी पिरामिड से इनके बीच में मेडुला था और कोर्टेक्स, तो वो, तो उस जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मतलब इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, वहाँ पर किस चीज़ को मेंटेन करना है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम है, इसी वजह से इसका रोल आता है, इसीलिए हेनलेज लूप इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सबसे कम हेनले लूप में कहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दोनों लिम्ब्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिसेंडिंग लिम्ब के। तो परमिएबल है ये वाटर के लिए, तो याद रखना जैसे ये लिम्ब है, ये वाली जो एरो नीचे है वो डिसेंडिंग लिम्ब है, मीन्स वो नीचे की तरफ आ रही है, जो अपवर्ड हो रही है वो असेंडिंग लिम्ब है। और यहाँ पे काम रोल होगा, यहाँ पे होगा रोल वाटर का, यहाँ पे रोल होगा असेंडिंग में आयंस का, याद रखना। तो ये किसके लिए, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए परमिएबल है, वो वाटर के लिए परमिएबल है। किसके लिए, मतलब वो परमिट करती है सिर्फ वाटर को अपने में से पास होने के लिए, एंड ऑलमोस्ट और लगभग इम्परमिएबल है सब के सब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। कौन सी, डिसेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो उसके बारे में बात करते हैं कि वो वाटर के लिए तो अलाउ करती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को पास नहीं होने देती, बिल्कुल ठीक। और रिजल्ट उससे क्या निकलता है कि कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट, और कि वो फिल्ट्रेट की मात्रा को ज़्यादा गाढ़ा और रिच बना देती है एज इट मूव्स डाउन। तो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ मूव करता है तो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है फिल्ट्रेट, कहाँ, हेनलेज लूप के डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। अब बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब के बारे में। ये सारा होच पोच यहाँ से मिटाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए, बिल्कुल। तो देखो असेंडिंग लिम्ब ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होगी
उसका जस्ट अपोजिट असेंडिंग लिम्ब होगी। जो वाटर के लिए ये परमिएबल थी तो ये कैसी है, इम्परमिएबल है, इसको पास नहीं होने देगी। और इम्परमिएबल थी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो ये क्या करेगी, अलाउ कर देगी ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली पैसिवली दोनों तरीके से, एक्टिवली भी और पैसिवली भी दोनों तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब यहाँ आयंस से है। ओके, आयंस यहाँ पे सोडियम भी हो सकते हैं, पोटेशियम भी हो सकते हैं और अमोनिया NH3 पॉजिटिव, ऐसे कुछ सारे के सारे इस तरह से हो सकते हैं। अब देखो असेंडिंग डिसेंडिंग जान लिया हमने और हेनले लूप का काम जान लिया कि ऑस्मोलैरिटी जो मेंटेन करनी है हाई ऑस्मोलैरिटी, उसके लिए इसका वर्क है, इसका रोल है। और रिजल्ट देख लेते हैं इसके फिर क्या होंगे, तो इसके रिजल्ट देख लेते हैं हम। तो रिजल्ट ये है कि डाइल्यूट द फिल्ट्रेट, ऑब्वियस है, क्यों, डिसेंडिंग लिम्ब क्या कर रही थी, कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट, तो ये क्या करेगा, उसका ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या है, डाइल्यूट द फिल्ट्रेट एज इट पासिस अपवर्ड टू दी मेडुलरी फ्लूइड, तो जैसे उस फ्लूइड के अंदर पास करेगा तो ये डाइल्यूट कर देगा उस चीज़ को, क्योंकि इसके बाद हेनले लूप को पार करते हुए इसको कहाँ जाना है, DCT के पास, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास, और वहाँ से फिर कलेक्टिंग डक्ट में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। तो ये काम हो गया हेनलेस लूप का। नाउ मूव टू द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, वो भी कौन सा, DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में जानते हैं। तो इसका एक्शन देख लेते हैं, इसका वर्क देख लेते हैं कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, मतलब यहाँ पर ये जो लास्ट अब जो ट्यूब्यूल आ गई है कलेक्टिंग डक्ट से पहले और लास्ट वाली, तो यहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, बट कंडीशनल, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अब ये वर्ड याद रखना कि ये कहाँ होगा, ये होगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। फिर यहाँ पे कैसा रीअब्जॉर्प्शन होगा, एक जगह हमने पढ़ा मिनिमल या मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, एक जगह पढ़ा हमने हाईली 99% रीअब्जॉर्प्शन, ये आ गया कंडीशनल। तो ये जितने भी वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं इनको ध्यान रखते जाना कि किस जगह ये हो रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किस किसका होगा, सोडियम और वाटर का, और रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, वही बाइकार्बोनेट। सिक्रीट क्या किया जाएगा, सेलेक्टिव सिक्रेशन होगा यहाँ पे, मतलब कंडीशनल, सिलेक्टिव, ये नाम जो आएंगे हमारे DCT में आएंगे। तो वही H आयंस का, पोटाशियम आयंस का और अमोनियम। रोल क्या है, ताकि ये pH और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को ब्लड के अंदर मेंटेन कर पाए, क्योंकि इसी से ही ब्लड प्रेशर डिसाइड होता है। ओके, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस मेंटेन रहे, और ये मेंटेन करने में DCT रोल प्ले करता है। तो इसका रोल भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं लास्ट किडनी के इस पार्ट की, जो कि क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या करता है, इसका जो एरिया है वो क्या है, जहाँ पे इसका काम है, एक्सटेंड फ्रॉम कोर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला। तो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ होती है, ये कोर्टेक्स से शुरू होती है, मीन्स जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ा था, तो यहाँ पे जो हमने इधर देखा था पेल्विस के पास, रिनल पेल्विस के पास कोर्टेक्स देखा था, तो यहाँ से इसके इनर कोर्टेक्स से शुरू होता है और मेडुला, यहाँ पे जो मेडुलाज के पिरामिड्स थे और मेडुला यहाँ था, तो यहाँ तक ही जाता है। तो ठीक है, ये इसने बताया है। तो कहाँ कहाँ तक कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये एक्सटेंड करती है कोर्टेक्स से लेके इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक, और इसका काम क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड हेयर। तो सबसे ज़्यादा पानी जो है रीअब्जॉर्ब होगा कहाँ, DCT के पास ही, टू प्रोड्यूस, ताकि जितना ज़्यादा पानी ले लिया जाएगा उतना ही ज़्यादा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ही चाहिए ताकि वाटर लॉस बॉडी से ना हो। तो इसी कारण DCT का भी काम है। और ऑस्मोलैरिटी, इसके बारे में देखते हैं कि ऑस्मोलैरिटी कैसे बैलेंस करने का काम है, कि अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू इनर मेडुला टू कीप अप ऑस्मोलैरिटी। और ये क्या करता है, एकदम से ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट में यूरिया को क्या करता है, इनर मेडुला तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। और इसका काम देख लेते हैं एक बार, ये वही जैसे यहाँ पे था, pH मेंटेन करना और सोडियम पोटेशियम बैलेंस बनाना ब्लड के अंदर। याद रखना, ब्लड के अंदर यूरिन दे सकते हैं यहाँ पे, अगर स्टेटमेंट चेंज करनी होगी तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ब्लड के अंदर ये बैलेंस बनाना है। और यहाँ पे इसका कलेक्टिंग डक्ट का रोल क्या है, मेंटेन pH, इसकी तरह बिल्कुल सेम pH को मेंटेन करना, और आयनिक बैलेंस। और आयनिक बैलेंस भी किनका, सिलेक्टिव सिक्रेशंस, जो H पॉजिटिव आयन और K पॉजिटिव आयंस का हो रहा है उनका। याद रखना, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम है, यहाँ पे आयंस हैं, H पॉजिटिव आयन और पोटेशियम आयंस इनका। तो ये था इनके बारे में। अभी देखो लास्ट एक पूरी मास्टर समरी बना के दिखाई गई है पूरे के पूरे ट्यूब्यूल एक्सचेंज मैप के बारे में। तो इसमें दिखाया गया है कि जो ब्लू कलर में है, जो ये ब्लू कलर में है, ये है इनवर्ड एरो, ये जो ब्लू कलर में है ये है ये वाला ऊपर, और ये
तो ये इनवर्ड एरो जिनका काम है बॉडी में रीअब्जॉर्ब करवा देना फिल्ट्रेट, और आउटवर्ड जो एरो है उनका काम है कि सिक्रेशन हो रहा है, वो छोड़ा जा रहा है फिल्ट्रेट के अंदर। तो क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ वाटर है क्योंकि हैंडलेस लूप है ये डिसेंडिंग, और यहाँ पे क्या है आयंस हैं, तो वही सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आयंस है क्या करने के लिए, ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस बनाने के लिए H आयंस और पोटेशियम आयंस, और यहाँ पे वही सोडियम क्लोराइड, वाटर और यूरिया है जो कि एंटर कर रहे हैं और ये बाहर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी H पॉजिटिव आयन और अमोनिया, ये क्या है, क्या हो रहा है, आउटवर्ड मीन्स सिक्रेट हो रहा है फिल्ट्रेट के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, वही सोडियम क्लोराइड है, तो ये सारे हमें यहाँ पे याद रखने हैं। ये प्रॉक्सिमल, ये हैंले लूप, और ये डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे सारे आयंस का काम दिखा दिया गया है, रीअब्जॉर्प्शन का भी और सिक्रेशन का भी। ओके, इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये होता है फिनिश। कल को मिलेंगे हम अलग इससे नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके साथ। तो तब तक के लिए मेरे चैनल वर्षा गुरुकुल के साथ बने रहें और पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट जो अपने मजबूत करते रहें। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।